ऑलराइट गाइस, हैप्पी आफ्टरनून। और बढ़िया एकदम जबरदस्त वाली आफ्टरनून है ये। हमने आज नया चैप्टर शुरू करने का वो किया। एंड आई थिंक माय फेवरेट चैप्टर आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स स्टैंडर्ड 11, देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर चैप्टर देन लॉज ऑफ मोशन। आई लव दिस चैप्टर लाइक एनीथिंग। आज हम जो बात करने वाले एकदम बेसिक बात करने वाले हैं, एकदम एकदम नॉर्मल, जो आपने अब तक जो भी कुछ देखा है अपनी लाइफ में सब कुछ उठा के मैं इस लेक्चर में कंप्रेस कर दूंगा। दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वन क्वांटिटी, and that quantity is right there on the board. It is called force. What is force? Let me find out. Do you know what is force? What is force? Anybody? Now don't tell me sir ये तो धक्का धक्का होता है, धक्का। ओके, धक्का तो है, बट ये धक्का क्यों दिया जाता है, ये धक्के से क्या हासिल होता है? सो let me define force. An external pull or a push that can change the state of motion of the body is called a force. Now as simple as it looks, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये ढक्कन है, आपको ढक्कन दिखाई दे रहा है? वेरी नाइस। अब इस ढक्कन, फिलहाल देखिए आप, ढक्कन रेस्ट पे है। और ढक्कन इज एट रेस्ट। कैन यू सी द ढक्कन? ओके। अब जैसे ही मैं इसको फोर्स दूंगा, फिलहाल रेस्ट पे यार, कोई लोड नहीं है इसका, और जैसे ही मैं धक्का मारूंगा, टिक्की आपने देखा यहां से यहां तक गया। इसका स्टेट ऑफ मोशन किसने बदला? उसने खुद बदला? नहीं, मैंने जब मारा तब ये स्टेट ऑफ मोशन बदला। दिस एजेंसी is called force. External agency मैं था और मैंने क्या दिया इसको? Force. So there are two types of forces now. Two types. One is contact force. Do you understand? One is contact force. इस ढक्कन को मैंने क्या दिया? फटका, और उसके लिए मुझे ढक्कन को टच करना पड़ा, तो that is called a contact force. एंड दूसरा है फील्ड फोर्स। सर ये क्या होता है जी फील्ड फोर्स? मैं अगर इस ढक्कन को छोड़ दूं, डू यू एग्री, मैं कोई धक्का नहीं दे रहा हूं, तो ये ढक्कन यहीं का यहीं रहना चाहिए, पर कहां गया ये ढक्कन? क्यों गया नीचे? क्यों गया नीचे? डू यू एग्री? At this moment, Earth, gravitational force किसकी वजह से? Earth की वजह से ना? Do you agree at this point the Earth is not touching the ढक्कन? Yes. फिर भी जैसे ही मैंने छोड़ा, अर्थ ने इसको अपने पास बुला लिया। तो ऐसे टाइप के फोर्स को, यू नो, नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यू नो, आप यहाँ पे एक आयरन का नेल रखो और यहाँ मैग्नेट रखो, you agree there is no contact required. This magnet will slowly pull the iron nail towards itself. So all such forces which do not require contact are called field forces. So contact force, those forces that have to be applied physically in order to change the state. For example, a person pushing a cart, you know, पानी पूरी वाले भैया ठेले को धक्का मारते हैं। A child pulling a toy, etc. बच्चों को खेलते हुए देखा हाथी के साथ, वो छोटा लकड़े का हाथी होता है, वो उसको धागा बांध के खींचते रहते हैं, मजा आता है बच्चों को। तो चाइल्ड पुलिंग अ टॉय एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स कॉन्टैक्ट फोर्स के हैं। एंड फील्ड फोर्स, these are forces that do not require physical contact. वो बगैर फिजिकल कांटेक्ट के भी अपना असर दिखा ही देते हैं।
बराबर, कोशिश करके देख लेना, चाहे जितना जोर से तुम ऊपर कूदने की कोशिश करो, ये थोड़ी देर बाद नीचे आ ही जाओगे, धरती तुमको अपनी तरफ खींच ही लेगी, कोई शक नहीं है बात में. सो दीज आर फोर्सेस दैट डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिसके साथ अपना पाला पड़ा रहेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में इसको देखते रहेंगे. अच्छा, अब शुरू करते हैं कामकाज. आज करना क्या है? अच्छा, एक्चुअली ये जो मैकेनिक्स का, ये फोर्सेस का आइडिया है, ये मोशन का आइडिया है, ये सब कुछ बहुत साल पहले शुरू हुआ था. 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले क्या, 2500 years बैक लोगों ने इस पे अपनी अपनी थियरियां दी हैं. वन ऑफ द फेमस गाइज हु गेव अ थियरी ऑन दिस वाज एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल, इसको लोग एरिस्टोटले बोलते हैं, टोटले नहीं, एरिस्टोटल है. एरिस्टोटल का आइडिया उसने बहुत साल पहले दिया था, और ये आइडिया 1500 साल तक वैलिड रहा. जस्ट इमेजिन दैट, 500 years 1500 years तक ये आइडिया वैलिड रहा. ही सेड एन एक्सटर्नल फोर्स. उसने एक बच्चे को खिलौने के हाथी के साथ खेलते हुए देखा, और बच्चे के खेलने से बड़ा ही प्रभावित हुआ, और उसने देखा कि बच्चा जब तक हाथी को खींच रहा है, डोरी से लगा हुआ हाथी जब तक खींच रहा है, तब तक हाथी चल रहा है, और जैसे बच्चा छोड़ देता है, हाथी रुक जाता है. आप भी खेले हो, आई एम श्योर यू प्लेड. अ चाइल्ड इज पुलिंग अ टॉय. Till the time the child is pulling the string, the toy moves, and the moment the child stops pulling the string, the toy stops. So looking at this, Aristotle said that कोई भी चीज को चलाते रहने के लिए उसको फोर्स देना पड़ेगा. So an external force has to be applied to keep a body in uniform motion, means moving with constant speed. 1500 साल तक ये फिजिक्स का मेन आइडिया था कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. इस आइडिया को चैलेंज किया गैलीलियो ने. आई एम श्योर यू नो गैलीलियो. वाओ, वेरी गुड. और गैलीलियो ने क्या, नहीं भाई एरिस्टोटल, ये आपकी गलती है. अब एरिस्टोटल तो उस मोमेंट था नहीं तो पूछता कि क्या गलती है, बता मेरे को. गलती एरिस्टोटल की एक ही, कि व्हेन एरिस्टोटल वाज टेकिंग द मोशन ऑफ दैट टॉय, ही कंसिडर्ड ओनली द पुलिंग मोशन ऑफ द चाइल्ड. ही डिड नॉट कंसिडर द फ्रिक्शन between the toy and the surface. और आप अगर आप में भी अगर बचपन आ गया हो तो आप जाओ खिलौने के हाथी को चलाओ, आप देखोगे कि आप जो खींचते हो that is only to oppose the frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है पहिए को आगे बढ़ने से, उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट आप फोर्स लगाना पड़ता है. मतलब अगर नेट देखने जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, तुम्हारा फोर्स इस तरफ है, व्हाट इज द नेट फोर्स? 0. डू यू अंडरस्टैंड? यू आर ओनली पुलिंग इट टू अपोज फ्रिक्शन. अगर दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या तुमको धक्का देना पड़ता? वो अपने आप ही चला जाता ना. Isn't this the idea? आप कभी स्ट्राइकर से कैरम खेलते हो? कैरम, Yes, sir. कैरम में अगर आपका स्ट्राइकर और इसके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, यू अग्री, आपको यहां से यहां तक मारने के लिए भी जोर का फोर्स लगाना पड़ता है. और तभी हम कैरम बोर्ड पे क्या लगाते हैं? पाउडर. Powder. और बरोबर पूरा पाउडर बिछा देते हैं, और तब यहां से यहां तक तुम छोटी सी टिचकी मारोगे ना, टच, आए सटा, स्ट्राइकर वहां तक जाएगा, घूम के वापस भी आ जाएगा. क्यों, क्या हुआ? तुमने पाउडर डाला तो क्या हुआ? Surface smooth कर दी. फ्रिक्शन कम कर दिया. तो जितना फ्रिक्शन कम होगा, डू यू अग्री, उतना एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ेगा. Yes, sir. अब तुम
तुम एक्चुअली आइडियल सिचुएशन तो ला ही नहीं सकते जीरो फ्रिक्शन वाला, क्योंकि ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो हो जाए। बट फिर भी जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना कम हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया गैलीलियो ने कहा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत मोशन कंटिन्यू करने के लिए नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत फ्रिक्शन को रोकने के लिए है। सो गैलीलियो का आइडिया यह था कि एक्सटर्नल फोर्स डजंट हैव टू बी अप्लाइड for uniform motion. No, external force is applied only to oppose the frictional force. Frictional force between the surfaces. So, and friction तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी अगर यूनिफॉर्म मोशन कराना है तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो। सो फॉर अ बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन द नेट फोर्स हैज टू बी जीरो। तो बेचारे एरिस्टोटल की तो हालत खराब हो गई, पर वो तो तब तक मर गया था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो गैलीलियो ने मोशन का एक नया आइडिया खड़ा कर दिया कि फॉर अ बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन द नेट फोर्स हैज टू बी जीरो। ये बोल के गैलीलियो भी निकल लिए, और फिर अवतार हुआ एक ऐसे इंसान का जिसको शायद जिसको क्या नाम है आपका? न्यूटन। हाँ, उसी आपका मतलब क्या कह रहे थे आप? Oh yes, you know the most famous man of all times, Isaac Newton, Sir Isaac Newton। गैलीलियो का ये आइडिया उठा के शुरू करके उन्होंने 3 लॉ दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। पर हाँ, शुरुआत का आइडिया तो गैलीलियो का ही था। सो लेट अस एग्जामिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वेलकम टू न्यूटन्स लॉज। दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता, सब कुछ कहीं ना कहीं से थोड़े रंग रूप में उठाया हुआ ही होता है। जैसे गैलीलियो का ये आइडिया एरिस्टोटल के आइडिया से ही जन्मा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। न्यूटन का आइडिया गैलीलियो के इस आइडिया से ही जन्मा कि अच्छा गैलीलियो ऐसा कहता है, अच्छा आपने को चेंज करना चाहिए। तो इसी सब चीज से चलता रहता है। सो एवरीथिंग, इट इज नॉट बिकॉज न्यूटन ने उठा लिया, इसका चुरा लिया। नहीं, चुराना कुछ नहीं होता। गैलीलियो को जितना लगा उसने बताया, न्यूटन ने जितना उसके आगे एक्सपेरिमेंट किया उसने हमको बताया। शुरुआत यहां से किया। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, somebody is saying something. Yes, you want to say something? Yes, anybody? Yeah, you want to tell me Newton's first law, buddy? No. You want to? You don't want to? You don't want to? Okay. Before I tell you Newton's first law, I need to define this term. Right now, you are all suffering from this phenomenon. You know what is this? Inertia. You know what is inertia? Anybody? The ability. किसको याद करने की कोशिश करेंगे? ओके, जो याद नहीं आ रहा वो शायद याद करने के काबिल भी नहीं होगा। तो अब मैं जो करा रहा हूं वो देखो। The ability of a body to maintain its state of rest or of uniform motion is called inertia। मतलब जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो उसी मोशन में रहना चाहती है। इस
अबिलिटी को हम कहते हैं इनर्शिया, एंड इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. So inertia is directly proportional to mass. जितना मास ज्यादा होगा उतना inertia भी ज्यादा होगा. And as someone rightly said, the property of a body to oppose the change in state is called inertia. Let me tell you a small story. Alright, ऐसा हुआ कि अपना कौन दिव्या बैठा था घर पे, एंड दिव्या घर पे बैठा अपना फेवरेट चैनल देख रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज फेवरेट चैनल इज, पर वो देख रहा था, बालवीर देख रहा था. एंड अंदर से किचन में से मम्मी ने बोला, दिव्या घर में शक्कर खत्म हो गई है, जाके ले आ. एंड दिव्या इज वाचिंग हिज फेवरेट शो, इज लाइक ओके लेटर. 5 मिनट बाद मम्मी ने फिर से ऊंचा आवाज करके बोला, दिव्या शक्कर ले आ. अरे हाँ यार, ओके नो इश्यूज. दिव्या डजंट वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फेवरेट शो. तीसरी बार मम्मी ने आवाज लगाया और किचन में से बेलन लेके प्रकट हुई. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दिव्या अचानक गायब हो गया वहां से. एंड द नेक्स्ट शॉट यू फाइंड दिव्या इन द किराने की दुकान कि भाई बेटा शुगर दे दे जल्दी से यार. स्टोरी खत्म है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, दिव्या क्यों गया नहीं? पहला क्वेश्चन, दिव्या क्यों पहले स्टार्टिंग में क्यों गया नहीं? सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, फिर माता जी बेलन लेके आई ना, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसीलिए वो गया. वेल, पूरा स्टोरी इस स्टेटमेंट में सिमट जाता है. दिव्या इनर्शिया में था, ही वॉज एट रेस्ट, he did not want to change that situation. He wanted to remain at rest. Inertia उसका पावरफुल था, उसको रहना था अपनी सिचुएशन में. बट तो मम्मी ने जब अंदर से आवाजें लगा रही थी तो उसका इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा था. बट जैसे ही माता जी प्रकट हुई बेलन लेके, एज ही राइटली सेड, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आया उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना पड़ा. कोई चांस ही नहीं था. उसी तरह आप लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी ये सुन के लोग ये भी कहते हैं, सर हमको भी हमारे घर से धक्का मारा है पढ़ने के लिए. बिल्कुल, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से इच्छा रखते हैं कि मैं कुछ पढ़ूं. बाकी स्टूडेंट्स मेरे जैसे होते हैं. मेरे भी मम्मी पापा को धक्का मारना पड़ता है, भाई जा पढ़ यार. तो बस ये होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है और हम भी तुम पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहते हैं कि ये सॉल्व कर, वो सॉल्व कर. तो दिस गोज ऑन एंड ऑन. क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तुमको बोला जाए कि भाई तुमको बोर्ड एग्जाम जब देनी हो ना तब दे सकते हो. पता चला 10 साल तक तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं होगा. मेरे को ऐसे बहुत लोग बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दिया. बोला भाई प्रिपरेशन तो किसी का कंप्लीट नहीं होता. तू टॉपर को भी पूछ ले कि क्या तेरा प्रिपरेशन 100% था, बोले या नहीं यार मेरे को 1 और महीना मिलता ना तो मैं और अच्छा करता. टॉपर. सो इट्स लाइक दैट, योर प्रिपरेशन इज नेवर कंप्लीट, विल नेवर बी कंप्लीट, एटलीस्ट यू विल नेवर फील सो. तो अपने माइंड से वो निकाल दो कि मेरा प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा. नहीं, डेडलाइन है, टेक द डेडलाइन. बस इतने टाइम में अपने को खत्म करके जितना आए, जितना मैंने किया हो उतना लिख देना है. दैट्स इट. मेरे को काफी लोग मिलते हैं, सोचते रहते सर मेरे माइंड पे बहुत स्ट्रेस है. मतलब मेरे माइंड पे भी है यार. ऐसा इंसान ही नहीं होता जिसके माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्न द स्ट्रेस इनटू योर एडवांटेज. आप वो स्ट्रेस को यूज करो ना. स्ट्रेस क्या है? सर इतना काम है, इतना काम है, तो काम कर दो. काम करो, टिक मारते जाओ, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना कर दिया. सो दैट इज हाउ इट इज. प्लीज मूव ऑन, कीप वॉकिंग. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया. क्योंकि चलना बंद कर दिया ना जिस दिन मोशन रुक गया आपका, चालू करने में बहुत इनर्शिया लगेगा भाई, बहुत इनर्शिया, बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. सब मिलके लगाएंगे तब भी चालू नहीं होगा. सो कीप वॉकिंग. माई ओनली एडवाइस, कीप वॉकिंग. और कोई भी दिक्कत हो मेरे को फोन कर रहा, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा. So as the idea rightly says कि इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमारा दिव्या का एग्जाम्पल काफी काम आया.
और यही दिव्या का और उसकी माँ का एग्जाम्पल न्यूटन ने देखा और न्यूटन ने कहा अच्छा तो दिव्या को भगाने के लिए माँ का बेलन जरूरी है। एंड एज द रिजल्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया कि टू चेंज अगर किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना आवश्यक है। सो टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो रेस्ट का हो या यूनिफॉर्म मोशन का ऑफ अ बॉडी, an external unbalanced force has to be applied. Now the question comes कि एक्सटर्नल और अनबैलेंस का मतलब क्या है सर? एक्सटर्नल मतलब हम यहां पे दिव्य को ये अज्यूम कर रहे हैं कि दिव्य एक ऑब्जेक्ट है। दिव्या इज नॉट एन इंसान जिसको अंदर से फील हो मेरी माँ ने मुझे बोला है, मेरी माँ, मैं अपनी माँ की बात कैसे टाल सकता हूं। एंड ही गेट्स मेलोड्रामेटिक एंड माँ ने बोला बेटा शक्कर ले आ, वो शक्कर के साथ साथ गेहूं भी ले आता है कि माँ ने नहीं बोला था फिर भी मैं ले आया, माँ तेरा बेटा आया है, माँ नहीं, डज नॉट गेट ड्रामेटिक। सो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं दिव्या इज एन ऑब्जेक्ट। हमने चैप्टर 3 में दिव्या को पार्टिकल अज्यूम किया था, अगर आपको याद हो। इस चैप्टर में हम दिव्या को ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रहे हैं और दिव्या एक ऑब्जेक्ट है जिसका अंदर का कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बाहर से ही धक्का मारना पड़ेगा अगर उसको हिलाना है तो। सो द फोर्स हैज टू बी एक्सटर्नल, फर्स्ट थिंग। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनबैलेंस्ड। नाउ व्हाट डज दैट मीन सर, अनबैलेंस्ड? जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, लेट्स टेक द सिनेरियो बैक। दिव्या है, सीरियल देख रहा है, मां बेलन लेके आई। अंडर नॉर्मल कंडीशंस दिव्या भाग के जाता किराने की दुकान पे, पर सिचुएशन में ट्विस्ट है। दिव्या इधर है, यहां से मां आई बेलन लेके, यहां की तरफ से पिताजी आ रहे हैं कि मेरा दिव्य कहीं नहीं जाएगा। सेम प्लेस रहेगा। आपने देखा क्या सिचुएशन खड़ी होगी? आप बोलोगे सर अब इसमें क्या होगा? दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड सिचुएशन। मां ने बोला कर, पिताजी ने बोला मत कर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस बॉडी? क्या दिव्य अपनी जगह से हिलेगा? नहीं सर, एक का एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या दिव्य का पोजीशन, क्या दिव्य का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है? नहीं। तुम बोलोगे सर दो फोर्स है उसके ऊपर, तो हाँ दो फोर्स है। ये देखो दिव्य, ये माताजी, ये पिताजी, दो फोर्स है। पर लोचा ये है कि एक बैलेंस सिस्टम क्रिएट हो रहा है। अगर ये भी एफ और ये भी एफ हो, व्हाट इज द नेट फोर्स? इट इज एफ माइनस एफ। नेट फोर्स इज 0. As a result, the state of motion will not change. So, force जरूरी है, agreed, but बैलेंस नहीं हो जाना चाहिए। कि मैंने एक जोक सुना था कि एक बंदा रात को अलमारी को धक्का मार रहा था। एक पुलिस वाला निकला वहां से और उसको लगा कि अरे रात को 2 बजे ये बंदा धक्का मार रहा है अलमारी को, ला मैं हेल्प कर देता हूं। तो बंदे ने बोला मैं ये साइड से पकड़ता हूं, पुलिस वाले को बोला तू दूसरी साइड पे आ जा। आधे घंटे तक दोनों धक्का मार रहे थे। फिर पुलिस वाला एंड में बोला बेटा ये अलमारी बाहर नहीं निकलेगी यार। वो बोला अरे बाहर नहीं निकालने का है, अंदर डालने का है। सो डू यू अंडरस्टैंड वो दोनों क्या कर रहे थे? ये अलमारी है, पुलिस वाला बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बंदा अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। दोनों फोर्स लगा रहे थे, बट व्हाट वाज द नेट फोर्स? 0. एज ए रिजल्ट अलमारी हिली नहीं। ओके, इस तरह ये फर्स्ट लॉ वर्कआउट होता है कि कोई भी ये देख के बोलेगा कि सर फोर्स लगेगा तो चेंज ऑफ स्टेट होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। अकेले फोर्स लगने से नहीं होता। फोर्स ऐसा ना हो कि एक बैलेंस सिस्टम क्रिएट हो जाए, तब जाके स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई वी राइट एक्सटर्नल, एंड उसके साथ ही हम लिखते हैं
अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स का होना जरूरी है, तब जाके ये वर्कआउट होगा। तो यू नो इट इज एज सिंपल एज इट गेट्स। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आपका यू नो फोर्स लगने में थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है तो बॉडी के मोशन में भी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंज देखने के लिए आओ आगे चलते हैं किस तरह। फर्स्ट लॉ ने फोर्स डिफाइन किया, अब आगे देखते हैं फोर्स का कोई इक्वेशन आता है क्या। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज पे ध्यान देते हैं। ऑलराइट, और उस चीज को डिफाइन करते हैं पहले क्या है क्या नहीं करके। ओके, अच्छा किसी को पूछते हैं, कोई बैठा है सामने मेरे, कोई है सामने, कोई लेडीज जेंटलमैन कोई भी? प्रियांशी, यू आर देयर? Yes, sir. Okay, I need to ask you a question, okay? Alright, you have to make a choice. You know, तू रास्ते पे खड़ी है और दो ऑब्जेक्ट्स तेरी तरफ आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्जेक्ट 1 इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट 2 इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बराबर? डू यू अंडरस्टैंड? तू यहां खड़ी है, तेरे सामने से दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आप किससे टकराना प्रिफर करेंगी? तुझे किसी एक से टकराना है, डोंट वरी, मैं बचा लूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। पर तुझे अगर बोला जाए कि इन दोनों में से किसी एक से तेरे को टकराना है, तो किससे टकराना प्रिफर करेंगी आउट ऑफ दिस चॉइस? 2 meter per second. Absolutely, very wise choice. Very, very wise choice. Do you see? Priyanshi has made a very, very wonderful choice. Now, let me take the burqa out of those choices. Now, प्रियांशी, मैं तेरे को बता दूं, 10 मीटर पर सेकंड पे तेरी दोस्त वामा आ रही है। Okay, she's sitting on a cycle and she's moving with a speed of 10 meter per second. And 2 मीटर पर सेकंड पे कुछ नहीं है, it's a baby elephant. ना, अब मैंने तेरे चॉइसेस को और एक्सपांड कर दिया कि 10 मीटर पर सेकंड पे वामा आ रही है साइकिल पे एंड 2 मीटर पर सेकंड पे हाथी आ रहा है दौड़ते हुए। मैं फिर से तेरे को चॉइस देता हूं, तेरे को अपना आंसर चेंज करना है कि किससे टकराना प्रेफर करेंगी, उसमें कोई चेंज करना है? Sir, 2 meter per second. एग्जाम में जाके मार रही नहीं, let me explain the ideas of her choice. Priyanshi has showed us that प्राण जाए पर वचन न जाए। Priyanshi is an example of that कि एक बार बोल दिया सो बोल दिया। 2 मीटर पर सेकंड, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता टाइप्स काम काज है उसका। बट प्रियांशी, लेट मी टेल यू, वामा आ रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, आप वामा से टकराएंगी तो शायद एक आध दो हड्डी टूटेगी। यू नो, there's a chance कि वामा से टकराएगी तो एक आध दो हड्डी टूटेगी, पर हाथी से टकराएगी एक आध दो हड्डी बचेगी। अंडरस्टैंड दैट? सो वामा से टकराने पर एक आध दो हड्डी टूटेगी, पर हाथी से टकराने पर एक आध दो हड्डी ही बचेगी। ये आइडिया क्यों आया? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोमेंटम। एंड नाउ लेट मी डिफाइन मोमेंटम, द प्रोडक्ट of mass and the velocity of the body is called momentum and इसको लिखा जाता है छोटे p बार के जरिए। बड़ा p तो प्रेशर होता है, ये छोटा p बार है and it is mv बार, mass into velocity। ऑलराइट, ऐसा यूनिट, मैं तेरे चॉइस को थोड़ा सा काट देता हूं, ऐसा यूनिट ऑफ पी बार इज मास केजी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड। लेट अस से वामा हैज अ मास ऑफ 50 kg, सो फॉर एग्जांपल
मोमेंटम ऑफ वामा, दिस इज नॉट मॉम ऑफ वामा, हम वामा की माँ की बात नहीं कर रहे, मोमेंटम, मोमेंटम को मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया मॉम, आज से मैं मॉम को ही बोलूंगा, मॉम ही बोलूंगा। मोमेंटम ऑफ वामा, वामा का मास कितना है 50 एंड स्पीड कितनी है 10, तो कितना हुआ वामा का मोमेंटम 500 kg मीटर पर सेकेंड। एंड मॉम ऑफ एलिफेंट, भाई आई एम श्योर यू नो एलिफेंट वेज ओनली 5000 kg व्हेन इट इज ऑन अ डाइट। जब हाथी डाइट पे होता है वो सिर्फ 5000 kg वे करता है। तो हाथी का मॉम मतलब मोमेंटम 5000 into 2, how much is that? Who was that 50,000? God damn. 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन सी डर हमको स्पीड से नहीं है, पर स्पीड के साथ जब मास जुड़ जाता है ना, इट कॉजेज अ वेरी लार्ज मोमेंटम। तो दिस मोमेंटम इज द क्वांटिटी दैट वी हैव टू बी अफ्रेड ऑफ। बट प्रियांशी इज नॉट अफ्रेड ऑफ मोमेंटम, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, शी विल डू एज शी थिंक्स, राइट प्रियांशी? Elephant is afraid of Priyanshi. Oh yeah, that can be a case. But Priyanshi तो stationary है, तो the momentum of Priyanshi will be zero ना, है ना? Momentum, Priyanshi might be 50,000 kg, we don't mind, but she is stationary, and for a stationary body, what is the momentum? Zero. So हाथी को प्रियांशी से पता नहीं क्यों डर है, मे बी सम साइकोलॉजिकल रीजंस, आई डोंट नो। So this is the idea that is going to form the crux of Newton's second law. Now what does he say? आप भी न्यूटन ने इतनी सिंपल चीजें बताई हमको, तुम ये चीजों को देख के बोलोगे साला मेरे को भी पता था ये, मैंने बोला क्यों नहीं तो मेरे नाम का लॉ आ जाता। सिर्फ 500 साल पहले 400 साल पहले बोल दिया होता मेरे नाम का लॉ आ जाता। यू नेवर नो शिट। ओके, क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ? फिर से ढक्कन, क्लास में डस्टर का यूज करते हैं, यहां ढक्कन का यूज करते हैं, और क्या। अच्छा ये ढक्कन है, फिलहाल इसका मोमेंटम कितना है जी? ढक्कन का मास लेट अस से 10 ग्राम, फिलहाल उसकी स्पीड 0 है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ढक्कन? वेरी गुड। अब मैं फोर्स लगा रही हूं, ओके, छोटा सा लगा रही हूं, कि आपने देखा यहां से ढक्कन यहां तक गया कि सर दिखाई नहीं दिया? दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, वेरी गुड। कैन यू सी द ढक्कन लाइव एंड डायरेक्ट? Yes, sir. मैंने छोटा सा धक्का मारा, ये ढक्कन यहां से यहां तक गया, ओके, छोटा सा धक्का मारा, इसके मोमेंटम में चेंज हुआ छोटा सा। अब देखो अगर मैं जोर का मारता हूं क्या होगा? देखा आपने? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. If I apply a small force, the change in momentum is small. If I apply a large force, the change in momentum will be large. Now just imagine, अगर मैं ढक्कन को यहां रखता और बैट के जरिए मारता तो कहां जाता? साबरमती पार हो जाता। तो जितना बड़ा तुम फोर्स मारोगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो this brings us to the second law. Let me get my ढक्कन back. And Newton's second law. Shall I take this off now? If Hathi and Mama are not important, let's take them off. Yes, sir. All right. So न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है हमसे कि जितना बड़ा फोर्स होगा उतना ही बड़ा चेंज इन मोमेंटम होगा। सो न्यूटन्स द्वितीय नियम, the change in momentum of the body depends directly on the applied force and the change takes place
in the direction of the applied force. सर ये पहला वाला तो समझ में आ गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख दिए भाई? सिंपल है, अगर मैं ढक्कन को इस तरफ मार रहा हूं तो उसका मोमेंटम किस दिशा में चेंज होगा, इस दिशा में कि उस दिशा में? इसी दिशा में चेंज होगा ना। जिस अगर कोई बंदा दौड़ रहा है और उसको तुम धक्का मारो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तो इस साइड से धक्का मारे। अच्छा, सपोज वो इस तरफ जा रहा है, बंदा दौड़ रहा है इस तरफ, टिक 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 टिक, और तुम पीछे से आए चुपके से और धुप करके धक्का मार दिए, व्हाट विल हैपन टू इट? स्पीड बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी। और अगर वो दौड़ के तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुमने उसको सामने से धक्का मारा, तब क्या होगा? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसी दिशा में मोमेंटम चेंज होगा जिस दिशा में तुम फोर्स मार रहे हो। ऑलराइट, सो थस न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का इक्वेशन मिलने वाला है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मॉम अपॉन टाइम टेकन। भाई चेंज इन मॉम मतलब मां में बदलाव नहीं, मोमेंटम में बदलाव। ऑलराइट, मॉम स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। सो force is proportional to change in mom over time taken. Now, if initial mom, hey, did I tell you momentum is a vector pi bar, and final mom is pf bar, then, by anybody going to tell me what is change in mom? माय गुडनेस, भाई प्रियांशी जिंदा बच गई है हाथी से टकराने के बाद भी। नाइस टू हियर योर वॉइस प्रियांशी। सो डेल्टा पी बार, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, सो पी एफ बार माइनस पी आई बार। थस हम एवरेज फोर्स डिफाइन करते हैं, एवरेज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बार by delta t. So change in mom pf bar minus pi bar, which I have written as delta p bar. So delta p bar by delta t, and taking limit delta t tending to 0. Do you agree? ये एवरेज का ब्रैकेट हट जाएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स मिल जाएगा f bar। सॉरी, आना ही है उसको, क्योंकि जब तक लिमिट नहीं आएगा तब तक तो एवरेज क्वांटिटी आएगी, और जैसे ही लिमिट आ जाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा हमको। एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल देते हैं, एफ बार इज इक्वल टू के डीपी बार बाय डीटी। लवली इक्वेशन। अच्छा, पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पी बार इज एम वी बार, इजंट इट? तो यहां पी बार की जगह, अच्छा आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ, एनी प्रॉब्लम्स? जस्ट हैव अ लुक एट इट। एंड पी बार की जगह अब मैं एम वी बार लगाने वाला हूं, और देखें क्या होता है। सो एफ बार इज के तो कांस्टेंट है, वही है। यू अग्री मास कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया मैंने, एंड दिस इज डीवी बार बाय डी। एनीवन रिमेंबर्स डीवी बार बाय डी? माय गॉड, सही पकड़े। सो डीवी बार बाय डी इज ए बार, विच इज योर एक्सेलरेशन। तो एफ बार इज के इंटू एम ए बार। वी कैन सेफली टेक के एज 1। ये तो हमेशा लेना था हमको, के 1 ही लेना था, तो टाइम पास कर रहे थे। सो मेरा फेवरेट इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एफ बार। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फोर्स मां होती है, फोर्स मां होती है। एफ बार इज एम ए बार। हमारी मां में भी फोर्स होता है काफी, और फोर्स मां होती है। एफ बार इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कैन यू सी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स इज अ वेक्टर and its SI unit
इज, भाई मास का कितना केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू नो इट, एवरीबडी नोज इट, न्यूटन, right? Force is always in Newton, and I'm sure 1 Newton, you know, is 10 raised to 5 Dian. Dian. Alright, 1 Newton is 10 raised to 5 Dian. तो 1 न्यूटन 1 लाख डायन के बरोबर है. You understand the idea of the term? 1 न्यूटन जितना ज्ञान रखता है 1 लाख डायन भी नहीं रखते, मतलब like that. Alright, so in that terms, I'm going to take this off now. Can you see force is a vector, acceleration is a vector, but mass is a scalar. So मैं इसके फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकता हूं, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट निकाल सकता हूं. क्या मास के कंपोनेंट होंगे? नहीं. So we can write equation 5 in terms of components as fx is m into ax. Can you see the x component of force? Fx, mass तो m ही है, acceleration का x component ax, fy is m into ay, and fz is m into az. These are the 3 different components of force, x, y and z, x, y and z components of acceleration, but mass is a scalar, so it remains same. Alright, तो न्यूटन सेकेंड लॉ was all about changing the momentum of a body. जितना मोमेंटम, ढक्कन इज देयर, जितना मोमेंटम आपको चेंज कराना है उतना बड़ा फोर्स मारो, कोई लोड नहीं है. जितना बड़ा फोर्स मारोगे उतना ज्यादा मोमेंटम में बदलाव आएगा. सो दिस वाज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस लॉ gave us an equation for force. तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बहुत है, सो नोट में डाल देना. पहला इक्वेशन, एवरेज एफ बार इज डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी. सेकेंड, इंस्टेंटेनियस फोर्स एफ बार इज डीपी बार बाय dt. एंड थर्डली, फोर्स एफ बार इज m into a bar. एंड फोर्थली, जस्ट मैग्नीट्यूड, f इज ma. बराबर. ये 4 चीजें काफी इस्तेमाल होंगी, काफी यूज होंगी. सो इन चीजों को याद रखिएगा. अब मैं उड़ाने जा रहा हूं. एनी इश्यूज आउट हियर? कोई दिक्कत? न्यूटन के सेकंड लॉ तक, अब तक यहां तक जो भी किया, कोई प्रॉब्लम्स? वी आर ऑल गुड? ओके, लेट अस मूव ऑन. आओ आगे बढ़ें. एज सिंपल, आई थिंक आज 3 लॉ तो कर ही देंगे. ओके, अच्छा, before I go on to third law, you know, it is very important that I tell you what this is. Have you ever experienced impulse of force? अगर होता क्या है वही पता नहीं, पहली बार देख रहे. ओके, when a large amount of force is applied for a small duration of time, it is called impulse of force or impulsive force. आप जो चाहो कह सकते हो. impulse of force कहना चाहो impulse of force कहो, impulsive force कहना चाहो impulsive force कहो. So impulse is actually force into time for which it acts. And consequently, due to Newton's second law, you remember Newton's second law? F was delta P by delta T. अगर मैं delta T को उठा के यहां ले जाऊं, तो do you agree I will get F into delta T is delta P? अर्थात फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन मॉम.
अंडरस्टैंड दिस? नो सर, कांट, समझ में नहीं आ रहा है. ओके, एकदम छोटा सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा. जी, somebody wants to say something? No, sir. Carry on. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एवर बीन टू अ मार्शल आर्ट कंपटीशन? यू नो, कराटे, जूडो, कुंफू वगैरह का कंपटीशन होता है, कभी देखा है? अच्छा नहीं सर, कभी गए नहीं. ओके ओके, नो इश्यूज. अच्छा, कभी कोई ईंट को हाथ से तोड़ने का प्रयत्न किया है कभी? I just hope you might have not injured your hand. Lovely. मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे हाथ में दर्द हो गया था, 4 दिन तक दर्द रहा. मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन में गया, मैंने देखा वो 2 ईंट रखे हैं और वो मार्शल आर्ट के जो इंस्ट्रक्टर है, जो गुरु है, उस्ताद, वो आए और 1 2 और फाट करके जोर से मारा, वो बिखेर दिया, वो ईंट तोड़ दिया उसने. माय गॉड, मैं तो देखता ही रहा. तब पतला सा इंसान, ऐसा कोई गेंडे जैसा भी इंसान नहीं था. कोई धर्मेंद्र टाइप, सनी देओल टाइप बॉडी वॉडी होती तो बात सोच लेते, पर नॉर्मल बंदा था मेरे ऐसा, और उसने मस्त मारा और वो दोनों ईंट तोड़ दिया. हम यहाँ एक ईंट नहीं तोड़ पाते. तो क्या डिफरेंस है हम में और उसमें? हम ऐसे धमका मार के तोड़ने की कोशिश करते, बट इट्स नॉट लाइक दैट. He is applying, what is he doing? He is applying a very large force for a very small interval of time. And वो large force जब perfect जगह पे सही तरीके से पड़ता है, it causes a large change in momentum in the heat and वो disintegrate हो जाती है. आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा, वो हीरो होता है, वो विलन को एक फट करके गले पे चॉप मारता है, विलन ऐसा ढोंगा करके बेहोश हो जाता है. मैंने कोशिश की बहुत बार अपने दोस्तों पे. मेरा तो एक भी दोस्त ढेर नहीं हुआ. हाँ, मेरे को ढेर कर दिया उन्होंने, वो बात अलग है. Even that is what is impulsive force. You have to know the exact point and you have to know the exact force that you have to apply. ठप करके एक मारा और वो बंदा वहां पे अनकॉन्शियस हो गया. And this is what is impulse of force. Sachin Tendulkar, I'm sure you've heard the name of the cricket god. He's the god of cricket. बॉल आता है, शोएब अख्तर बॉलिंग डाल रहा है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और सचिन ने अपना एमआरएफ का बैट उठाया, शोएब अख्तर वहां से डाल रहा है 140 kmph, और सचिन ने बल्ला उठाया और काट करके मारा, बॉल उसी स्पीड 140 kmph पे बाउंड्री के पार. कैन यू इमेजिन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? 140 पे आवन, फटका मारन, 140 पे जावन. क्या impulse. And the ball is in contact with the bat for 0.01 or 0.02 second. This large force given for a very small interval of time causes a large change in the momentum of the ball. This is impulse of force. Check it out. So as I said, एक बहुत important चीज है, whenever a large amount of force is applied for a small interval of time, it causes a huge change in momentum. So this causes a large change in momentum. So this is impulse of force. So impulse, मैं final equation देता हूं, is F into delta T, which is also delta P bar. Let me write this F bar. The SI unit of impulse. Bhai, what do you think will be the SI unit of impulse? You will tell me, sir, change in momentum मतलब momentum का unit है. Yes, that's correct. But हम impulse को momentum के unit से नहीं लिखते, हम इसको main definition के unit से लिखते हैं. Force is Newton, time is second. So the SI unit of impulse is Newton second. Always remember that. So जब भी impulse पूछा जाएगा, we know उसका unit momentum जितना ही होगा, but हम उसको momentum के unit में नहीं लिखेंगे. We will write it as Newton second. So for example, let me give you a small example. बॉल आ रहा है,
ये बल्ला है, ये बल्ला है, दिस इज बैट। बॉल आ रहा है, लेट अस से एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, अच्छा मीटर पर सेकंड में रखो ना सर, ओके ओके, 15 मीटर पर सेकंड, एंड बॉल से टकरा के दिस बॉल से नहीं, बैट से टकरा के दिस बॉल इज गोइंग बैक विद अ स्पीड ऑफ लेट अस से 12 मीटर पर सेकंड। कैन यू सी दिस? बॉल इज कमिंग towards the bat at a speed of 15 meter per second, and ball bat से टकरा के it is going back with a speed of 12 meter per second. बॉल का मास है 100 ग्राम। Can someone find the impulse of force in this situation? I'm sure somebody will tell me, sir क्या sir? Impulse is force into time. But आपने ना force दिया है बैट का, ना टाइम दिया है। बिल्कुल बात तो सही है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, डोंट यू सी इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो? सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इफ यू कैन फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, डोंट यू थिंक इंपल्स मिल जाएगा? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फॉर द बॉल इनिशियल मॉम, let's call it P1 bar. Do you agree P1 bar is mass into V1 bar? मास कितना है बॉल का? 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg, एंड वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? 15 people, isn't it 15? And this is which direction? Isn't it x axis? So x axis में यूनिट वेक्टर कौन सा है? I cap. So can I write 15 I cap? Is this agreeable? And as a result, what is your initial mom? 1.5 I cap kg meter per second. Anybody can give me final mom? P2 bar? They will tell me it is mv2 bar. So, how much is your mass? 0.1 kg? 1.2, I think. Have I ever told you? Have I ever told you I am not interested in the answer? Have I ever told you? हाँ सर, एक बार बोला था सर। अच्छा, that's lovely memory. Why am I not interested in the answer? Because जिस मोमेंट में आंसर में इंटरेस्ट हो जाता हूं, मेरा सारा ध्यान उस आंसर पे आ जाता है, तो बीच के स्टेप्स में गलती होने का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जिसको लाने की कोशिश कर रहा हूं वही गलत हो जाता है। तो किससे प्यार करना चाहिए? आंसर से या सही सब्स्टिट्यूशन से? सही substitution. माय गॉड, करोड़ रुपए जीत गए आप। सही जवाब, पर करोड़ रुपए मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन गलत हुआ यहां पे। ये 12 मीटर पर सेकंड तो है, बट इजंट इट टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन? Negative x, yes. सो शुडंट इट बी -12 y कैप? Minus कोई चिल्ला के 1.2 बोल रहा था, पर वो 1.2 नहीं है आंसर, -1.2 है। सो इंपल्स विच इज चेंज इन मॉम, भाई चेंज इन मॉम इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ना एफ बार है ना डेल्टा टी। सो डेल्टा पी बार विच इज P2 बार माइनस P1 बार। अब जिसने भी मुझसे 1.2 कहा था, मैं उसी से पूछना चाहूंगा कि अगर ये -1.2 ना होता तो तेरा आंसर क्या होता, और अब ये -1.2 है, तो क्या आंसर है? क्या चेंज होता आंसर में? बहुत ज्यादा. Oh, so don't forget, these are vectors and vectors depend on direction. So it is absolutely, mandatory कि हम डायरेक्शन के बगैर कोई भी बात ना करें। और मैंने पहला वाला डायरेक्शन लेके बताया था आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। सो द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज -2.7 I cap न्यूटन सेकेंड। इन शॉर्ट, इंपल्स किस दिशा में एक्ट कर रहा है अगर वो पूछे तो? Isn't it towards the negative x direction? बराबर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ इंपल्स। एंड अब न्यूटन का थर्ड लॉ लूंगा,
एंड आई थिंक ये सेशन को एंड करूंगा मैं. आई थिंक न्यूटन्स थर्ड लॉ विल बी द लास्ट आइटम. लेट अस सी हाउ द टाइम परमिट्स. बट लवली आइटम्स दिस. आई थिंक दुनिया में न्यूटन के थर्ड लॉ से ज्यादा फेमस कोई भी लॉ नहीं है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. I think even the common man on the street knows Newton's third law, which says for every action there is an equal and opposite reaction. I don't think I know anyone who does not know this law. For every action there is an equal and opposite reaction. But as famous as this law is, the percentage of people who actually understand what this law is very less. Because, मैंने कितनों से पूछा कि आपको ये लॉ पता है? बोले हाँ, ये तो पता ही है. मैं बोला एक आध एग्जाम्पल दो. बोले मैं यहाँ बैठा था और एक बंदा आया, मुझको लाफा मारा, वो एक्शन था, और इससे मैंने उसको लाफा मार दिया, ये रिएक्शन था. And I was like, my God, a very, very, very big misunderstanding has taken effect. लाफा मारना वो एक्शन, और सामने तमाचा टीच दिया वो रिएक्शन. इससे और गलत कुछ भी नहीं हो सकता. इससे और गलत कुछ भी नहीं हो सकता. सॉरी, अब रिवेंज है या क्या है वो तो अलग एपिसोड में पता चलेगा अपने को. बट लोग जो समझते हैं एक्शन और रिएक्शन को, ये एकदम अलग चीज है. तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ढक्कन मेरे बहुत काम आता है. ये पेन ही पकड़ लो ना, कहां ढक्कन निकालने जाओ. ये यहां खड़ा है, मैं इसको धक्का मारता हूं, आवाज आया गिरने का? वो गिरी. मैंने, अब लोग पूछते हैं सर ये एग्जांपल में क्या है एक्शन रिएक्शन, आप बताओ. पेन बेचारी क्या मार पाएगी आपको? आपने शायद नोटिस नहीं किया. ये दूसरी है, ये मैं सबको उसी स्थान पे पहुंचा रहा. मैंने जो पेन को मारा वो था एक्शन, और जिसी मोमेंट मैंने मारा ना, मेरी उंगली को लगा, पेन ने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरी उंगली को मारा है. ये है रिएक्शन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Sir, for example, swimming. हाँ, स्विमिंग वो तो है ही. अरे रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, टेक ऑफ करना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. I've seen many movies. You might have also seen Apollo 13. आपने देखी कभी? मिशन मंगल भी बहुत बढ़िया मूवी थी. सो व्हेन द रॉकेट इज रेडी फॉर टेक ऑफ, उसके नोजल में से गैसेस निकलते हैं हाई एनर्जी के साथ. वो गैस जैसे ही निकलते हैं, वो सारे गैस धरती को एक बहुत बड़ा धक्का मारते हैं. भाई धरती है, कुछ भी नहीं रखती. तूने जितना मुझे दिया है मैं उतना ही तुझे दूंगी, न्यूटन ने कहा है. इसलिए तो धरती उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उतना फोर्स रॉकेट को देती है, एंड रॉकेट फुप टेक ऑफ कर जाता है. जस्ट इमेजिन कितना बड़ा धक्का वो गैसेस मारते होंगे धरती को. मैंने कुछ मूवीज में देखा था कि वो जो एरिया होता है ना, पूरा धड़धड़ाता है. दे शो केप कैनेडी इन दोज मूवीज, अपोलो 13 एंड स्टफ लाइक दैट. वो पूरा एरिया, पूरा धरती हिलती है, धड़ 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 धड़. कितना बड़ा धक्का होगा वो. बेस्ट एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है मेरे सामने, मैंने दीवार को धक्का मारा, आपने देखा? भले आप मेरा हाथ वहां तक गया, आपको शायद आपके एंगल से नहीं दिखता होगा, पर मैंने धक्का मारा. मैंने जितना धक्का दीवार को मारा, इक्वल एंड ऑपोजिट धक्का दीवार ने मुझे मारा. नाउ somebody will raise the question, सर पर आप तो हिल गए.
भाई मैं जितना धक्का मार रहा हूं उतना दीवार को हिलाने के लिए काफी नहीं है, बहुत मजबूत दीवार है, बहुत बड़ी दीवार, पर उतना ही धक्का जब दीवार मुझे देगी ना मैं गिर जाऊंगा। ये भी एग्जाम्पल था। अभी मैंने आपके सामने इस पेन को धक्का मारा, मैंने इसको धक्का मारा, ये पेन उड़ के गई, पेन ने उतना ही धक्का मुझे मारा, मैं उड़ के गया। सर आप तो बहुत बड़े हो। हाँ, ये धक्का 1 न्यूटन का फोर्स होगा, ये पेन को हिलाने के लिए काफी है, बट ये एक धक्का 1 न्यूटन का धक्का मेरे को हिलाने के लिए काफी नहीं है, सिर्फ मेरी उंगली में थोड़ी चोट रखता है वो, बस और कुछ नहीं, वो भी 5 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद पता नहीं चलता। सो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, बोथ हैपन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। मैंने दीवार को जो मारा दैट वाज एक्शन, उसी मोमेंट दीवार ने मुझे रिटर्न मारा, वो है रिएक्शन। Action is done by me on the wall, reaction is done by the wall on me. दोनों सेम टाइम पे एक्ट हो रहे हैं ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो झिनझिन के मन में था मैंने बंदे को चपेट मारी, बंदे ने मुझको चपेट मारी, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। एक बार तो मेरे से किसी ने पूछ भी लिया था, सर ये चपेटा चपेटी में क्या है एक्शन रिएक्शन बताओ आप। मैं बोला जिस वक्त तूने किसी के गाल पे चपेट डाला वो था एक्शन, और उसके गाल ने तेरे हाथ पे जो चटका मारा वो है रिएक्शन। उसी वक्त हो गया। फिर उसने जो मारा वो दूसरा एक्शन रिएक्शन था, उसने तेरे गाल पे मारा एक्शन, उसके हाथ को जो लगा वो रिएक्शन। तुम किसी को पंच मारते हो वो है एक्शन, और वो पंच का, उसके गाल का, उसके मुंह का जो तुमको धक्का लगता है वो होता है रिएक्शन। So action and reaction are equal and opposite, no doubt, but they both act at the same time on different bodies. All right, so understand that action and reaction are equal and opposite, no doubt. Thank you Chetan bhai for the thanks. So they are equal and opposite, no doubt, but they act on different bodies. So एक बॉडी पे अगर एक्ट होता है वो होता है एक्शन, तो उसी मोमेंट दूसरे बॉडी पे जो होता है that is reaction. So for every action there is an equal and opposite reaction. So action and reaction happen at the same time, act at the same time on different bodies. So अगर ये A है, ये B है, A ने B को मारा, this is action, तो B जो A को मारेगा that will be reaction. माय गॉड, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही हो रिएक्शन ना हो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्स कभी अकेली पैदा नहीं होती। अगर कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे को फोर्स मार रहा है तो उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट वाले को मार ही रहा है। So, if force on A due to B is called FAB bar, and force on B due to A is FBA bar, then force on A by B is equal in magnitude but opposite in direction to the force on B due to A. That is, let me write this in blue, FAB bar is minus FBA bar. So, कल तुमको कोई बोले मैंने इसको चपेट मारा, उसने मेरे को चपेट मारा, ब्लडी वायलेंट स्टफ, तो उनसे कहना ये एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है बेटा। किसी ने हमारी कंट्री पे पत्थर फेंका तो हम उसके कंट्री पे ईंट फेंकेंगे, वो एक्शन करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे। सॉरी, भले आपके मेलोड्रामा में ये एक्शन रिएक्शन चल जाता है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे हैपन एट द सेम टाइम। यू नो द रॉकेट टेकिंग ऑफ, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। यू नो, मैं पेन को धक्का मारता हूं, मेरे को लगता है वो एक्शन एंड रिएक्शन है।
मैं दीवार को धक्का मारा, दीवार ने उसी वक्त मुझे पीछे धकेल दिया, वो एक्शन एंड रिएक्शन है। तुमने किसी को पत्थर मारा और उसने सामने ईंट मारा, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। अपने माइंड में से ये आइडिया निकाल दो। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। Forces always occur in pairs. Action happens on body A, reaction happens on body B. Alright, so इसमें कोई शक किसी को? No, sir. No, sir. No shaks, no problems. ये कौन कंप्यूटर खेल रहा है वहां पे? पता ही नहीं चल रहा। Okay, I think we will do one more. We have some time, so we shall do the last topic for the day. I love this topic. Hey, I love this so much. And this is called, ये बहुत सारी दिक्कतों को सॉल्व करता है. This is called the law of conservation of momentum. I think पहली बार चैप्टर 1 में सुना होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मस्त था सर. अब याद नहीं है वो अलग बात है. डोंट वरी, सब हो जाएगा. अच्छा, I think everybody knows, na? We know by Newton's second law. What was Newton's second law? F bar is dp bar by dt. Everybody knows this. So, अगर मैं तुमसे कहूं, if external force is 0, that is F bar is 0, then अगर F bar 0 है, you agree dp bar by dt will also be 0. Yes, sir. And I think differentiation तो आप लोगों को आता है. What is d by dt of constant? Zero. तो अर्थात अगर dp bar by dt 0 है, तो p bar has to be कांस्टेंट. तभी तो d by dt ऑफ कांस्टेंट ही तो 0 होगा, उसके बगैर होगा नहीं होगा. सो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. सर इसका मतलब समझा तो, डेरिवेशन तो समझ गए. दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ अ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स. मतलब अगर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ना हो, 0 हो, द टोटल मोमेंटम of the body, of the system remains constant. अर्थात, and let me give you the most important equation. अर्थात अगर फोर्स 0 हो तो इनिशियल मॉम has to be equal to फाइनल मॉम. मॉम मतलब मोमेंटम. सर अर्थात अरे ये बॉडी, ये मेरा फेवरेट काम है आज का. इसको धक्का मार दे रहे. ओके, कैन यू सी दिस पेन आउट हियर? 100 ग्राम की पेन है. फिलहाल इसका वेलोसिटी कितना है? 0. सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी राइट नाउ? 0. ओके, कीप ऑब्जर्विंग दिस पेन फॉर 5 seconds, and after 5 seconds somebody tell me what is the momentum of this body right now? 0. 2. इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 है. तो मोमेंटम में कोई बदलाव हुआ है? नहीं. No, sir. इसका मतलब है बाहर से किसी ने इसको फोर्स. अप्लाई किया. ये पंखा फिलहाल स्टेशनरी है, थोड़ी देर बाद भी देखूं तो स्टेशनरी है. इसका मतलब बाहर से किसी ने इसकी उंगली नहीं करी. अपना अर्थ भी घूमता है. 365 1/4 days, 365 1/4 days. कितने साल से घूम रहा है. किसी दिन ऐसा हुआ कि आज यार कंटाला आ रहा है यार, आज 365 1/4 डे नहीं करते, आज धीरे धीरे चलते हैं, 500 दिन वाला करते हैं. ऐसा हुआ आज तक? इसका मतलब है बाहर से कोई अर्थ को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा नहीं है. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई बोले सर ये तो एक पेन थी, इसको किसी और चीज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यू नो द बेस्ट एग्जांपल, कभी एयरगन चलाई है? एयरगन Yes, sir. सब कुछ चलाया नहीं आपने, बस तोप नहीं चलाई बाकी.
नहीं, फाइटर प्लेन नहीं चला है, बाकी सबरा कुछ चला दिया। सो अगर आपने कभी एयरगन चलाई हो या राइफल चलाई हो तो आप देखेंगे जैसे ही वो जो ट्रिगर खींचते हो, डिड यू नोटिस? मैं स्लो मोशन में दिखाता हूं, जैसे ही ट्रिगर खींचते हो ये बंदूक पीछे आती है। पिक्चर में भी देखते हो, वो सिर्फ रोहित शेट्टी की मूवीज या ऐसी एक्शन मूवीज होती है जिसमें वो AK-47 ऐसे ही घुमा देते हैं जैसे झाड़ू मार रहा। बाकी तुम नॉर्मल गन भी टिश टिश टिश, पूरा हाथ ऐसा हिलता है। तो I'm बहुत sure. फोर्स आता है। बहुत फोर्स आता है, देखा? इसे तो पुलिस की ट्रेनिंग करी है। 100 गोलियां तो रोज गिराती है। गोलियां तो रोज गिराती है, 100 गोलियां तो रोज की है। सो ये क्या एग्जाम्पल है सर? ये क्या हो रहा है? फिलहाल अंडरस्टैंड दिस, दिस इज बंदूक एंड ये गोली है। दिस इज बुलेट एंड दिस इज द गन। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट। ये बुलेट और गन का एग्जाम्पल। अब अच्छा, यहां पे कोई दिक्कत है आप देख लो। So as I said, this gun and this bullet, the bullet is presently inside the gun. बुलेट का और गन का इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0. Now when you fire this gun, you agree when the gun is fired and bullet comes out, do you agree इसको फायर करने में बुलेट और गन में से दूसरा कोई सिस्टम था ही नहीं, ये दो ही इन्वॉल्व है। तो अगर बुलेट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ मोमेंटम p बार, तो व्हाट शुड हैपन टू द गन? डोंट यू अग्री? इन ऑर्डर दैट इनिशियल मॉम हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मॉम, व्हाट इज इनिशियल मॉम? 0. तो फाइनल मॉम p बार के साथ क्या ऐड होना चाहिए ताकि फाइनली 0 हो? Shouldn't it be minus p bar? So the gun goes back with a momentum of p bar. जितना मोमेंटम से गोली इस डायरेक्शन में जाएगी उतना ही मोमेंटम से गन पीछे के डायरेक्शन में आएगी। गोली गोइंग डिशुम, gun going dishum. So this is called recoil. I'm sure you might have seen, tish, 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 recoil होता है। आर्मी में, पुलिस में जब राइफल चलाना सिखाते हैं, the most important thing is balancing it against your shoulder in such a way that when the rifle comes back, it does not dislocate your shoulder. अगर आपने गलत रखा है और गोली चलाई, ये राइफल आपके शोल्डर को डिसलोकेट कर सकती है और 15 दिन आपको पट्टा बांध के रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पकड़ना सिखाते, कैसे पकड़ना चाहिए। ऑलराइट, तुम सोचो अरे मैं तो गोलियां चला दूं, इतना आसान नहीं है। ऑलराइट, वो सिर्फ सपने में होता है या मूवीज में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितने मोमेंटम से गोली आगे जाएगी उतना ही मोमेंटम से गन पीछे आएगी। हैव यू एवर सीन अ बोफोर्स हाउइट्जर फायरिंग? तोप, आर्टिलरी कभी देखिए? लक्ष्य में दिखाते हैं, लक्ष्य, द मूवी, ऋतिक रोशन मूवी लक्ष्य। सो बड़ा सा गोला, ट्राई 3 पैर पे खड़ा होता है वो आर्टिलरी गन, और जैसे ही वो गोला दागता है, ढूम, ये पूरी गन पीछे आती है। दैट इज द रिकॉइल ऑफ दैट गन। 155 mm बोफोर्स हाउइट्जर। सर मिसाइल लॉन्चर में भी ऐसा होता है। माय गॉड, आई नेवर सीन अ मिसाइल गेटिंग लॉन्च्ड ना। मेरे आजू बाजू कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करता। So I don't know, never seen a missile. So this is the absolutely lovely example of the law of conservation of momentum, कि बुलेट जितने मोमेंटम से आगे जाएगी, गन उतने मोमेंटम से पीछे आएगी। This idea is called recoil. Shall I take one small example? Yes, sir. Okay. So let us take that example. Let us find out what exactly it means, and फिर पता चलेगा कि क्या हम ले पाएंगे या नहीं। बट जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, अ वेरी स्मॉल वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर गन का मास, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ द गन
is 2 kg, mass of the bullet is 50 gram. है जी, mass of the bullet 50 gram. Velocity with which the bullet comes out is 500 meters per second. What is the velocity of recoil of the gun? क्वेश्चन समझ में आया? गन का मास 2 kg है, गोली का मास 50 ग्राम. जिस वेलोसिटी से गोली निकलती है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. इसका पीछे का रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा गन का? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मॉम हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मॉम. भाई इनिशियली, डू यू अग्री, बंदूक में गोली साइलेंट थी. व्हाट वाज द इनिशियल मॉम? 0. एंड फाइनली दोनों के पास मोमेंटम थे, तो मोमेंटम ऑफ गन का बार प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट का बार. सो इफ आई वर टू टेक पीबी बार दैट साइड, तो पीजी बार इज माइनस पीबी बार. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. सो मास ऑफ गन कितना है? 2. लेट मी टेक जस्ट मैग्नीट्यूड्स, ये डायरेक्शन से में सिग्निफाई करेगा. एंड मास कितना है बुलेट का? 50 पर ग्राम में है, 10⁻³ kg. वेलोसिटी 500. डू यू अग्री? 1 2 3 0 उड़ा देंगे इसको. 5 5 आर 25 माइनस. सो वीजी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, 25/2 12.5 मीटर पर सेकेंड. किस डायरेक्शन में? In the opposite direction. Did you understand this? Gravity again. So ये समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में, माइनस का मतलब यही है कि अगर बुलेट ये डायरेक्शन में जा रही है तो गन इस डायरेक्शन में जाएगी. तो ये बुलेट का मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये गन के मोमेंटम का डायरेक्शन है. एंड 12.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन रिकॉइल होगी. दिस इज द आइडिया of the law of conservation of momentum. Is this agreeable? Yes, sir. आज का जो भी किया वो कुछ समझ में आया, दिमाग में उतरा? ओके. तो इस वीडियो को शांति से फिर से देखना. मैं कुछ होमवर्क में सम्स दूंगा आपको, एंड जो भी मैंने कराया है उसी के हिसाब पे सम्स होंगे. यू कैन डू इट. नेक्स्ट टाइम और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंजॉय योरसेल्फ. बाय बाय.